शांतिवन गांव में एक बुढ़िया अपने दो बेटों रतन और मंगल के साथ रहती थी। बुढ़िया की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। उसके पति का पिछले साल ही निधन हो चुका था और दोनों भाइयों के बीच आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। मंगल बेटा, मैं तुझे कितने दिन से कह रही हूँ मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, तुमने अभी तक लाकर नहीं दी है। अरे माँ, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं दिन भर फालतू बैठा रहता हूँ और घर का कोई काम नहीं करता। मैंने ऐसा नहीं कहा बेटा, दवाइयों के बिना मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, इसीलिए बोल रही थी। माँ, घर में केवल एक मैं ही नहीं हूँ। आपका छोटा बेटा रतन भी तो है। आप उससे क्यों नहीं कहती हो? आखिर कब तक वो ऐसे ही निकम्मा बना घूमता रहेगा? बेटा मंगल, तुम्हें तो पता ही है, रतन के पास पैसे नहीं रहते तो वो दवाई कैसे लाएगा। तो फिर माँ, आप उसे कोई काम धंधा करने को क्यों नहीं कहती हो? मैं तो उससे बोल बोलकर थक चुका हूँ। आखिर वो भी तो इस घर की जिम्मेदारी संभाल ले। रतन तुम्हारा छोटा भाई है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि कोई काम धंधा शुरू कर सके। और तुम ये मत भूलो, तुम्हारे पिता के जाने से पहले सारा कारोबार तुम्हें ही सिखाकर गए हैं। वो इसीलिए कि मैं उनका कारोबार संभाल सकता था और उन्होंने मुझे कारोबार सौंपकर कोई एहसान नहीं किया है। कारोबार चलाने में कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, आपको कुछ पता भी है क्या माँ? इतना बोलकर मंगल वहां से चला गया और बूढ़ी माँ बेचारी बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर में मंगल की पत्नी सीमा वहां आ जाती है। क्या हुआ माँ जी? आपकी आंखों से जरा जरा सी बातों में गंगा जमुना बहने लगती हैं। आप अपने छोटे बेटे को कुछ क्यों नहीं कहती? बहू, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? तुम तो जानती हो ना, बिना दवाई लिए मेरा शरीर चलता नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं काफी दिनों से मंगल को दवाई लाने को बोल रही हूँ, पर वो सुनता ही नहीं है। दवाइयाँ फ्री के नहीं आती माँ जी, पैसों की आती हैं। आपका छोटा बेटा भी तो है, आप उससे अपनी जरूरत का सामान क्यों नहीं मांगती? कब तक आप दोनों हम पर बोझ बने रहेंगे? बेचारी बुढ़िया ने सीमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन मंगल अपने भाई रतन से झगड़ा कर रहा था। तभी वहां माँ आ जाती है। मेरी समझ में नहीं आता मंगल, आखिर तुम्हें रतन से क्या समस्या है? तुम हर छोटी छोटी बात पर बेचारे रतन से झगड़ा करते रहते हो और उसे नीचा दिखाने में लगे रहते हो। हाँ हाँ माँ, तुम तो रतन का ही पक्ष लोगी क्योंकि आपका लाडला बेटा जो है। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं जितना प्यार रतन से करती हूँ उतना ही प्यार मैं तुमसे भी करती हूँ। मेरी ये समझ नहीं आता कि तुम अपने भाई के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। झूठ मत बोलो माँ। सच तो यह है कि आप हमेशा से मुझसे ज्यादा प्यार रतन से ही करती आई हो। आप हमेशा रतन का पक्ष लेती हो। आप रतन की बड़ी से बड़ी गलती को ऐसे माफ कर देती हो जैसे उसने कोई गलती ही न की हो, बल्कि कोई महान कार्य किया हो। अपने बड़े भाई और अपनी माँ की बहस को वही रतन काफी देर से सुन रहा था, तो वो मंगल की ओर देखकर बोला। ऐसी बात नहीं है भैया, जब मैं कोई गलती करता हूँ तो माँ मुझे भी डांटती है। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपको मुझसे इतनी चीड़ क्यों है। आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ और आपको माँ से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। चुप रहो रतन, ज्यादा बात मत करो। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम अपने बड़े भाई से ऐसे बात करो? नहीं नहीं माँ, मैं भैया से कोई बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस अपने अधिकारों की ही बात कर रहा हूँ। अरे, तू कौन से अधिकारों की बात कर रहा है? थोड़े दिनों पहले तूने ही एक कागज पर अंगूठा लगाया था और उस कागज में साफ साफ लिखा था कि तू अपनी मर्जी से सारे जमीन मेरे नाम कर रहा है। कुछ ही दिनों पहले मंगल और उसकी पत्नी सीमा चालाकी से रतन का अंगूठा एक कोरे कागज पर ले लेते हैं। भैया, आपने वो मुझसे धोखे से लगवाया है। अरे रतन, जिसे तुम धोखा कहते हो उसे चालाकी कहते हैं। तभी बूढ़ी माँ मंगल की ओर देखकर बोली।
बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तेरे पिता तुझ पर कितना भरोसा करते थे। तू बड़ा था इसलिए तुझे सारा कारोबार समझाया और सिखाया। मैं कहना तो नहीं चाहता माँ, लेकिन अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी और रतन की शक्ल अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके पहले कि मैं आप दोनों को धक्के देकर मारकर बाहर निकालूं, खुद अपने आप मेरे घर से बाहर चले जाओ। फिर रतन अपनी माँ को लेकर उस घर से बाहर निकलकर वो गांव के पीछे की तरफ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रतन खाली हाथ आकर उदास मन से घर आकर बैठ जाता है। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो? माँ, अब तो गोपाल काका ने भी राशन देने से मना कर दिया है। वो पैसे मांग रहे हैं और मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा। माँ, क्या करूं मैं? बेटा, अब एक ही रास्ता है। तुम अपने बड़े भाई मंगल के पास जाओ और उससे कुछ उधार ले आओ। ये तुम क्या कह रही माँ? तुम जानती हो ना माँ, उसने हमें कैसे घर से बाहर निकाला। हाँ बेटा, जानती हूँ, पर हो सकता है अब उसका दिल पिघल गया हो और वो तुम्हें कुछ पैसे दे दे। और अगर वो तुम्हें पैसे उधार ना दे तो उसे बोल देना कि माँ ने तुम्हें एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। माँ तुम्हें कुछ बताना चाहती है। फिर रतन मंगल से पैसे उधार लेने के लिए उसके पास जाता है। भैया, कल से घर में कुछ भी खाने को नहीं बना। माँ की तबीयत बहुत खराब है। आप मुझे कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे रतन, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई यहाँ आने में? मैं क्या तुझे खजाने का मालिक नजर आता हूँ जो तुम मुंह उठाकर यहाँ चला आया? भाग जा यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है तेरे लिए। और तू वापस क्या सोचकर आ गया जब मैंने तुझे और माँ को यहाँ से बाहर निकाल दिया था? अब मेरा तुम दोनों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, भाग जा यहाँ से। ऐसा मत कीजिए भैया, कम से कम आप माँ का तो सोचिए। उनका ख्याल रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। कम से कम आप उनकी दवाई और उनके खाने के लिए तो पैसे दे दीजिए। तो मुझे एक बात बता, काम चोरी तू करे और तेरे खर्चे सारे मैं उठाऊं? ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं होगा। मेरे पास तेरे ऊपर लुटाने के लिए फालतू के पैसे नहीं है। मैं कामचोर नहीं हूं भैया, कोई मजदूरी ही नहीं मिल रही मुझे। मैं तो कम पैसों में भी काम करने को तैयार हूं, पर कोई काम ही नहीं देता। भगवान के लिए आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए भैया। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तेरी औकात याद दिलानी पड़ेगी। ठीक है भैया, आप मुझे पैसे उधार मत दीजिए, लेकिन माँ ने आपको बुलाया था। माँ आपको कोई जरूरी बात बताना चाहती है, तो आप मेरे साथ चलिए। मुझे माँ की कोई जरूरी बात नहीं सुनना। तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगा। अपने बड़े भाई की ऐसी बात सुनकर रतन थोड़ा उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। सुनिए, हो सकता है माँ जी आपसे जमीन जायदाद की कोई बात करना चाहती हूँ, इसलिए आप जाइए। सीमा के कहने पर मंगल रतन के पीछे पीछे जाने लगता है। रतन ये सारी बात अपनी माँ को बताता है। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटा, हम भूखे रह लेंगे, गरीबी में गुजारा कर लेंगे, मैं बिना दवाई के भी रह लूंगी, लेकिन आज के बाद तू उस मंगल से बिल्कुल भी बात मत करना। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि अब तक उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, लेकिन अभी भी उसका घमंड चूर नहीं हुआ। आप तो रह लोगी माँ, पर मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। इतनी कोशिश करता हूँ कि कोई मजदूरी मिल जाए, पर मुझे कोई काम ही नहीं देता माँ। रोज थक हार कर घर आ जाता हूँ, और जब मैं आपको ऐसी हालत में देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है माँ। जानती हूं मैं, तू मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। तेरा मन भी सच्चा है। उस मंगल की तरह तेरे मन में लालच नहीं है। शायद तू वो कर सकता है जो आज तक कोई और नहीं कर पाया। क्या मतलब माँ? मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी बात ध्यान से सुन। दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, और मंगल को तो अब बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर जहाँ रतन भी चौंक गया, वही बाहर से खड़ा खड़ा सुन रहा था और मंगल गुस्से में भर गया।
अच्छा अच्छा, मुझसे छुपा लो लेकिन सब पता चल जाएगा मुझे। पर ऐसा भी क्या है जो माँ मुझे नहीं बताना चाहती? खैर, सुनता हूं मैं इनकी बात ध्यान से। तेरे दादा खुद के जमाने में बहुत अमीर थे, इतना ज्यादा कि ये समझ लो कि सोने चांदी के सिक्कों की बोरियां भरी रहती थी। और फिर एक दिन अचानक उनके साथ पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने अपना सारा धन एक खुफिया जगह पर छुपा दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। वो मरते मरते तेरे पिताजी को गुप्त धन के बारे में बता कर गए थे। फिर तेरे पिताजी भी अपना कारोबार बढ़ाने के लिए उस धन की तलाश में निकले। उसके बाद वो उस धन को ना तो ला पाए और ना ही खुद जिंदा वापस आ पाए। पर पिताजी कैसे गए और अब वो धन कहाँ पर है? अपने गांव के पास, जो गांव के खतरनाक जंगल में एक गुफा के अंदर है। ये सुनकर रतन बहुत चौंक जाता है। अरे तो माँ, आपने इतने सालों से ये बात हमसे छुपाकर क्यों रखी? आपने पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में? क्योंकि मैं तुम्हारे पिताजी को उस धन की वजह से खो चुकी थी और मैं तुम दोनों भाइयों को नहीं खोना चाहती थी। और उस धन को लाना इतना आसान नहीं है। आज तक जो भी उस धन की तलाश में गया है, या तो वो मरकर लौटा है या फिर लौटा ही नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम वो धन ला सकते हो। अगर ऐसा होता है तो हमें कभी भी उस घमंडी मंगल के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और मैं इस धन के बारे में तुम दोनों को बताना चाहती थी। कोई बात नहीं, ठीक है माँ, मैं यहाँ से 2 दिन बाद निकल जाऊंगा। उससे पहले मैं आपके खाने पीने का थोड़ा इंतजाम करूंगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। बेटा हो तो तेरे जैसा, जो खुद से पहले मेरे बारे में सोचता है। और बाहर से ये सब सुनकर मंगल हंस पड़ा और मन में सोचता है, हाथ तो तुम्हें मेरे सामने फैलाना ही पड़ेगा, क्योंकि रतन तो 2 दिन बाद जाएगा। मैं रतन से पहले ही वो धन ले आऊंगा। उसके बाद तो तुम्हें मेरे सामने हाथ फैलाने ही पड़ेंगे और मैं भी तुम्हें दान पुण्य समझकर दे दूंगा। तुम भी मुझे क्या याद रखोगे? फिर मंगल वहां से अपने घर चला जाता। घर पहुंचकर मंगल सारी बात अपनी पत्नी सीमा को बता देता है। देखिए जी, पता नहीं क्यों मन बहुत बेचैन सा हो रहा है और वहाँ जो भी गया है वो वापस नहीं लौटा है, ऐसा माँ जी ने कहा है। हमारे पास जितना धन है मैं उसमें ही खुश हूँ। आज आप कहीं मत जाइए। अरे भाग्यवान, धन दौलत जितनी भी होती है उतनी कम होती है। आज तो मैं नहीं रुकूंगा, तू समझा ले अपने मन को। ठीक है, चल अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मंगल वहां से चला जाता है। धन तो मुझे भी बहुत प्यारा है, लेकिन आज अचानक मेरे पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे बहुत अजीब सा डर लग रहा है। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। एक तरफ रतन जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेच रहा था और अपनी मां के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर रहा था। और उधर मंगल गुप्त धन की तलाश में उस जंगल में पहुंच जाता है। ये जंगल कितना सुनसान सा है, पर दोपहर में भी कितना डरावना लग रहा है, मानो वर्षों से यहाँ कोई आया ही नहीं हो। फिर मंगल आगे चलता रहता है और मंगल को चलते चलते रात हो जाती है। मैं सुबह से इस जंगल में चलता ही जा रहा हूँ, पर इस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ और अब तो बहुत थक भी गया हूँ। अरे वाह, वो क्या, वहाँ तो रोशनी नजर आ रही है। लगता है वहाँ कोई रुकने की जगह होगी। आज रात में वहीं रुक जाता हूँ। सुनिए, कोई है? कोई अंदर है क्या? मंगल के आवाज देने पर एक बुढ़िया बाहर आती है। क्या बात है बेटा, तुम इस सुनसान जगह पर, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? नहीं अम्मा जी, मैं चलते चलते थक गया था, इसलिए यहाँ आया हूँ। मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अच्छा हुआ बेटा, मुझे बड़ी भूख लगी है। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया और प्यास भी बहुत लगी है। अब मेरी उम्र हो चली है ना, तो मुझसे चला नहीं जाता। तुम मेरे लिए खाने और पानी का इंतजाम कर दो तो अच्छा होगा बेटा। मगर मंगल का लालच आड़े आ जाता है। मंगल मन में सोचता है, यहाँ तो मैं खुद ही भूखा हूँ और थक भी गया हूँ।
इस बुढ़िया के लिए अगर खाना और पानी का जुगाड़ करने जाऊंगा तो देर हो जाएगी और रतन मेरे पहले गुफा में पहुंच जाएगा। और वैसे भी मैं यहाँ खजाने के लिए आया था, फिर इस बुढ़िया की मदद क्यों करूं भला? यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। रहा गुफा का रास्ता, वो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। माँ जी, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम याद आया है। आप किसी और से खाना और पानी मंगवा लेना, मैं चलता हूँ। कहकर मंगल चलने लगता है। वो देखते ही देखते वो जंगल पार कर लेता है और एक गुफा के सामने पहुंच जाता है। जंगल तो पार हो गया। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में माँ ने बताया था। जरूर धन इसी गुफा में होगा। गुफा के बाहर उसे एक जाल में फंसा हुआ हिरन मिलता है। वो हिरन मदद के लिए गुहार लगा रहा होता है। हे भगवान, मेरी मदद कर दो। हे भले मानस, मुझे इस जाल से आजाद कर दो, तुम्हारा भला होगा। अरे ये क्या मुसीबत है? पहले वो बुढ़िया खाना और पानी मांग रही थी और अब ये हिरन। मुझे इन सभी चक्रों में नहीं पड़ना। मुझे यहां रतन से पहले अंदर जाना चाहिए। और हिरन की बात अनसुना करके मंगल गुफा में चला जाता है। लेकिन गुफा में जाते ही उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। यहाँ तो दो रास्ते हैं। एक में पूरा अंधेरा है और एक रास्ते में उजाला आ रहा है। जरूर गुप्त धन उजाले वाले रास्ते में ही होगा। ऐसा सोचकर मंगल उजाले वाले रास्ते में चला जाता है, लेकिन तभी वो एक कुएं में गिर जाता है। ये क्या हो गया? मैं तो इस कुएं में गिर गया। यहाँ तो मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद करो। मंगल लगातार चिल्लाता रहा। 2 दिन ऐसे ही बीत गए और मंगल भूख प्यास के कारण तड़पने लगता है, पर उसे बचाने वहां कोई नहीं आया। अब तो उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। और उधर रतन अपनी माँ के खाने पीने का बंदोबस्त करके अपने सफर के लिए निकल गया। चलते चलते वो उस जंगल में पहुंच गया। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। मुझे यहाँ सुबह से चलते चलते रात हो गई, लेकिन रास्ते में मुझे कोई भी नहीं मिला। अरे वो क्या, वहां से रोशनी आ रही है। जरूर वहां कोई ना कोई होगा। फिर रतन उस झोपड़ी के पास जाता है। उसे भी वही बुढ़िया मिलती है जो मंगल को मिलती है, और वही सब कहती हैं जो मंगल से कहा था। सुनो बेटा, मुझे बड़ी भूख और प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए खाने और पानी का इंतजाम कर सकते हो? हाँ हाँ जी, बिल्कुल माँ जी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। मैं अभी आसपास जाकर देखता हूँ, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? ये कहकर रतन उस बुढ़िया को कुछ ताजे फल और पानी लाकर देता है। बुढ़िया खुश हो जाती हैं और रतन से कहती हैं, शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी मदद बिना किसी स्वार्थ से की। इससे पहले यहाँ एक आदमी आया था। मैंने उससे मदद मांगी, पर उसने मेरी मदद नहीं की। बेटा, तुम जिस भी काम के लिए यहाँ आए हो, वो जल्दी ही पूरा हो। रतन मन में सोचता है, कहीं वो मेरे भैया तो नहीं है। अच्छा, तो मुझसे पहले भैया यहाँ आए थे, क्योंकि मैंने भैया को 2 दिन से गांव में नहीं देखा। कहीं भैया मेरी और माँ की बातें सुन लिए हों और यहाँ गुप्त धन की खोज करने आ गए हों। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। फिर बुढ़िया से विदा लेकर रतन आगे की ओर चल देता है। चलते चलते उसे वही गुफा नजर आती है जो उसकी माँ ने उसे बताई थी। हे भगवान, अब मुझे मंगल भैया और गुप्त धन को ढूंढना है। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में माँ ने बताया था। जरूर गुप्त धन इसी गुफा के अंदर होगा। वो वहां आकर रुक जाता है और उसे भी वही हिरन मदद की गुहार लगाता है जो मंगल से कही थी। रतन को फंसा हुआ हिरन देखकर बड़ा दुख होता है और वो उसे जाल से बाहर निकालता है। हिरन रतन का शुक्रिया अदा करता है और वहां से जंगल की ओर निकल जाता है। फिर रतन उस गुफा में चला गया। यहाँ 2 रास्ते हैं, एक से उजाला आ रहा है और एक में अंधेरा है।
जीवन में हमेशा अंधकार के बाद ही उजाला आता है, तो मुझे इस अंधेरे वाले रास्ते पर जाना चाहिए। रतन उस अंधेरे रास्ते पर चला जाता है। वो थोड़ा आगे चलते ही उस रास्ते में उजाला हो जाता है और चलते चलते रतन एक बाबा के पास पहुंच जाता है। वो बाबा ध्यान लगाए बैठे थे। रतन की आहट सुनकर बाबा जाग जाते हैं। तो तुम आ ही गए, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। क्या मतलब बाबा, मैं समझा नहीं। आप कौन हो बाबा? मैं तो यहाँ गुप्त धन की खोज करने आया हूँ। मैं सब जानता हूं बेटा, वही धन जो तेरे दादाजी ने छुपाया था। लेकिन बाबा, आपको कैसे पता कि मेरे दादाजी ने कोई गुप्त धन छुपाया था? काफी वर्षों पहले की बात है। मैं यहाँ तपस्या कर रहा था, तभी तुम्हारे दादाजी यहाँ आए और उन्होंने कहा कि मेरा ये धन संभाल कर रखो, क्योंकि इस धन की वजह से लोग मुझे मारना चाहते हैं और मेरी इस दौलत को हड़पना चाहते हैं। इसीलिए मैं ये धन आपके पास रखना चाहता हूं। बेटा, मैं जानता हूं, भले ही लोग तुम्हें कुछ भी समझें, पर तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, और ये धन उसी को मिलता है जो मन से सच्चा है और जिसके मन में कोई लालच नहीं है। इसीलिए तुम यहां तक पहुंच पाए। अब तुम अपना सारा धन अपने साथ लेके जा सकते हो। ले जाओ बेटा, तुम्हारा धन। धन्यवाद बाबा, पर मुझे इस धन से अलग भी कुछ चाहिए। मेरे भैया इस धन के लालच में यहाँ आए थे, अभी तक वो वापस नहीं लौटे। मैं उनको भी अपने साथ वापस लेकर जाना चाहता हूँ। वैसे तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ। जो भी यहाँ लालच में आया है वो जिंदा लौटकर वापस नहीं गया, और तुम्हारे बड़े भाई मंगल ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी तुम उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। भाई के प्रति ऐसा प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम उसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। फिर बाबा अपनी शक्ति से मंगल और रतन को अपने घर पहुंचा देते हैं। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो सोच रहा था कि मैं जिंदा लौटकर कभी वापस नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने तुम्हारे और माँ के साथ बहुत गलत किया। जब तुम मेरे पास मदद मांगने आए तो मैंने तुम्हें वहां से भी भगा दिया, माँ को भी भला बुरा कहा, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम मुझे माफ कर दो मेरे भाई, आज से अपन सब साथ ही रहेंगे। अरे आप मेरे बड़े भाई हो, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। माँ, मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं बेटा, मेरे दोनों बेटे सही सलामत लौट आए। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। उसके बाद रतन और उसकी माँ को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।